अखिलेश यादव को लगा तगड़ा झटका। मुस्लिम समाज के बड़े नेता हुए बसपा में शामिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग बंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। एक के बाद एक तमाम खबरों को जानने समझने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में क्या कुछ हुआ है, कैसे बहुजन समाज पार्टी में अब लोगों का शिरकत करने का लगातार जो सिलसिला वो जारी नजर आ रहा है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त मुस्लिम तबका हो, दलित हो, आदिवासी हो, इन सभी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आखिर क्यों बनता जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि जो खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, तो समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश के सचिव हाजीफ भारती जनपद बाराबंकी, जो साथ ही साथ पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बाराबंकी से, इन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी में शिरकत कर ली है। बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करने की इसके पीछे की वजह समझिए कि मुस्लिम तबका जिस मुताबिक समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके मसले के लेकिन उसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी के आधार पर तमाम जो चीजें उसको मिलनी चाहिए थी वो कहने के समाजवादी पार्टी देने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। और ऐसे में मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी उसको बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए मुस्लिम तबके को होने वाले तमाम अन्य अत्याचार और अनेकों मुद्दों को लेकर किस तरीके से मुखरता के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आती है। लेकिन ऐसे में अगर तुलनात्मक तौर पर अखिलेश यादव की बात करेंगे तो अखिलेश यादव मुस्लिम तबके पर होने वाले अन्य अत्याचार पर जिस तरीके से मुखरता के आधार पर जिन शब्दों का, सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। और इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके के वोटों के बदौलत अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को जब हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात आती है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में अब मुस्लिम तबका बहुजन समाज पार्टी को अपना बेहतर विकल्प दिखाई पड़ रहा है। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हाजीफ भारती, इन्होंने अब बाराबंकी से बहुजन समाज पार्टी में शिरकत कर ली है। इसके साथ साथ आपको दूसरी खबर बताएंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और जो बहुजन समाज को जानना समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि आज 31 जनवरी है और 31 जनवरी इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि यही वो दिन है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक की शुरुआत की थी। मूक नायक वो समाचार पत्र जो बाबा साहब के जरिए साझा किया गया था, जो कि उन लोगों की आवाज बना जिन लोगों की आवाज मुख्य धारा के मीडिया में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। और ऐसे लोगों की आवाज बनने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए मूक नायक पाक्षिक की शुरुआत की जाती है। और इस मूक नायक के माध्यम से बाबा साहब सरकार और साथ ही साथ अपने तमाम समाज के लोगों को ये बताना चाहते थे कि उनके साथ किस तरीके से अन्य अत्याचार और जुल्म ज्यादती हो रही है और उसके खिलाफ उनको कैसे आवाज उठाना होगा। और ये वो आज का दिन है और इसी 31 जनवरी के उपलक्ष्य पर आज तकरीबन 108 साल तक इस पूरे मसले को हो चुके हैं और इसके 100 साल पूरे होने के बाद भी ये मूक नायक और मूक नायक के साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता इस वक्त सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है कि इस देश के अंदर मनुवादी जातिवादी मीडिया इस देश के 85% की बात करना ही नहीं चाहता। ऐसे में इस मसले को लेकर बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने पूरा का पूरा मामला साझा किया है कि इतिहास में क्या कुछ हुआ था और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से छत्रपति राजश्री शाहू महाराज के माध्यम से आर्थिक तौर पर मूकनायक को बाबा साहब के जरिए सहायता की गई थी कि मूकनायक बेहतर तरीके से चल पाए, लेकिन तमाम कारणों के चलते और पैसों के अभाव के माध्यम से मूकनायक को कहीं न कहीं बंद करना पड़ा, मजबूरन तौर पर बंद करने का स्थिति इस तरीके से निर्माण हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब रुके नहीं, थमे नहीं। उन्होंने मूकनायक के बाद बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत ऐसे तमाम तरीके के समाचार पत्रों को निकालने कर बहुजन समाज के बीच खासतौर पर उनके साथ होने वाले अन्य अत्याचार का खुलासा किया और सरकार जो गूंगी बहरी बनी हुई थी उनके सामने में इन स्थितियों को रखने का काम किया गया है। तो 106 साल पूरे हो चुके हैं और इस 106 साल के वर्षगांठ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए
आज शुभकामनाएं दी गई है। और इसी तरीके से इस पत्रकारिता को, इस अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को, इस वक्त की अहमियत क्या है वो भी साझा करने का काम उनके माध्यम से किया गया। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वायरल मसला नजर आ रहा है वह यूजीसी का मसला। जो यूजीसी के नए नियम लाए गए थे, उन नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए अब जो स्टे लाया गया है, इस स्टे के माध्यम से अब तमाम तरह की अनेकों प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और आंकड़े अब निकल कर आ रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तमाम तरह की जो बातें कही गई है, लेकिन उसके पीछे की वास्तविकता अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो अनेकों तरीके से चीजें आपको कुछ और ही नजर आएगी। जो कॉलेजियम सिस्टम हो, तमाम विश्वविद्यालय में जो भागीदारी की बात आती है, इस देश के 15% की जो आबादी जिन लोगों की है, वो तमाम लोग तकरीबन विश्वविद्यालयों में 90% अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। और देश का तकरीबन 85% जो जनसंख्या वाला बहुजन समाज है, वो अपनी भागीदारी अपनी संख्या के मुताबिक नहीं रख पा रहा। उसके बावजूद भी ये बात कही जा रही है कि इस यूजीसी के नए नियमों के चलते भेदभाव होगा और कहीं ना कहीं जाति सवर्ण तबके के साथ हो सकती है। तो ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पर जो कही जा रही है, इसी मसले को लेकर ट्राइबल आर्मी, इनके जरिए कहा गया है कि अगर देश में हाईकोर्ट में 78% जज एक ही सामाजिक वर्ग से आते हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था सच में विविधता और समान प्रतिनिधित्व को दर्शाती है? न्याय केवल निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। ये बात कही जा रही है कि तकरीबन 78% जो जज है वो सवर्ण समाज से ताल्लुकात रखने वाले हैं। और क्या इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो सच में विविधता और समान प्रतिनिधित्व के हिसाब से चल रही है? अगर नहीं चल रही तो इस पर सवाल निशान खड़े होना ये कहने की लाजमी है। जब समाज के सभी वर्ग, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, अन्य वंचित समुदाय जो है वो न्यायपालिका में पर्याप्त भागीदारी पाएंगे, तभी संविधान की समान अवसर की भावना वो कहने की मजबूत होगी। और समय की यह मांग है कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसमें समावेश सामाजिक संतुलन और सुनिश्चित किया जाए ताकि हर नागरिक को यह भरोसा हो सके कि उसकी आवाज सुनी जाएगी और उसे निष्पक्ष न्याय मिलेगा। आज की तमाम विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय के साथ साथ अगर बात करेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय मिल रहा है वो कहने की जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी बातें तमाम राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन विचारक बार बार कहते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी बात का खुलासा किया गया है। और इसके साथ साथ अगली खबर आपके साथ साझा करेंगे कि बता दें, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जो खबर निकल कर आ रही है, आजाद समाज पार्टी इस तमाम आंदोलन को लेकर अपने जानी और पहचानी जाती है और इसी तरीके का एक आंदोलन करने की बात अब बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से कही गई है। और आजाद समाज पार्टी ने अब क्या कुछ कहा है वो आपके साथ प्रतिक्रिया साझा करेंगे कि आने वाले 13 तारीख को, आने वाले 11 तारीख को किस तरीके से आजाद समाज पार्टी दिल्ली की जंतर मंतर पर क्या कुछ करने वाली है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये आजाद समाज पार्टी का ये कहना है कि चलो जंतर मंतर, बैकलॉग के पद पूरे करो नहीं तो कुर्सी खाली करो, बैकलॉग के पद पूरे करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। इस नारे के चलते अब आजाद समाज पार्टी आने वाले 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और इस आंदोलन के पीछे की ये मसला है कि जिस तरीके से तमाम बैकलॉग बड़े पैमाने पर अभी भी पद खाली है, उसको भरने की बात आजाद समाज पार्टी के जरिए कही जा रही है। उसके खिलाफ, इसके मसले को लेकर एक बड़ा आंदोलन आजाद समाज पार्टी करना चाहती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के जरिए भी नीट परीक्षा और उसके मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की गई है। इस वक्त सोशल मीडिया पर अनेकों प्रकार की परीक्षाएं और परीक्षाओं में होने वाली धांधली और मनमानी तौर पर सरकार का रवैया, इसको खुलासा करते हुए राजनीतिक पार्टियों के नेता इस वक्त सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। और नीट छात्रा के साथ में जब दुष्कर्म होता है और उसके साथ दुष्कर्म होने के बाद बिहार की सरकार किस तरीके से मौन बैठी हुई है, उसके पीछे की वास्तविकता को साझा करने का काम तेजस्वी यादव उनके जरिए किया गया है। ये देखिए तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का अध्ययन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो कि एक बलात्कार
और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। देखिए, इस सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है कि बिहार का जो प्रशासन है वो किस तरीके से भ्रष्ट है, अयोग्य है, अदक्ष है और अनप्रोफेशनल है, क्योंकि एक रेप का मसला, हत्या का मामला तक वो सुलझा नहीं सकता और इसीलिए इस पूरे के पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने का काम किया गया है। नीट की जो छात्रा है वो दुष्कर्म उसके साथ होता है, उसकी हत्या होती है। उस मसले को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया किस तरीके से, जिसने पूरा का पूरा केस अब सीबीआई को सौंप दिया है और पुलिस से अधिक यह बड़बोली एनडीए सरकार के कटअप्स और कंप्रोमाइज तंत्र की विफलता है, जो कि करता धरता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंप्रोमाइज किस तरीके से किया जा रहा है कि इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए अनेकों इस तरीके की बातें की जाती है कि बिहार में हमने लॉ एंड ऑर्डर को इस मुताबिक मेंटेन किया है कि बिहार में दूर दूर तक की कोई भी आपराधिक घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। और इसी मसले का पर्दाफाश करते हुए तेजस्वी यादव का कहना है कि जो करता धरता मुख्यमंत्री है, जो दिन रात आकाश और पाताल करने की बात करते हैं, वो अपराधियों को पकड़ने की बात करते हैं, ये आज इस बात से साबित हो गया है कि उनकी तमाम बातें सिर्फ डींगे हाँकने वाली है। और नवरूणा कांड जैसे अनेकों मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है तथा जांच भी बंद कर दी गई है। यही इस मामले में होना है। कहा है चुनाव में जंगलराज चिल्लाने वाले बिहार के ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा, या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी। तो दो तरीके की चीजें जो मीडिया के माध्यम से की जाती है या फिर तमाम तरीके के ऐसे मामले जब निकल कर आते हैं तो उसको बड़ी बड़ी फाइलों के बोझ के तले दबाने का काम किया जाता है। 12-13 वर्षों से जिन अपराधियों को पकड़ने की बात होनी चाहिए थी वो तो पकड़ा नहीं गया, बल्कि उसकी जांच को बंद करने का काम किया जाता है। और इस मसले पर भी इसी तरीके की चीज होगी। जो लोग चुनाव के दौरान जंगल राज की बात कर रहे थे, आखिर वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं? बिहार की पूरी शासन व्यवस्था, प्रशासन ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था से है, जो कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? ये तमाम तरीके की चीजें पूछने का काम तेजस्वी यादव के जरिए किया गया। और उन्होंने कहा है कि अब इस मसले को दबाने के लिए मीडिया के हेडलाइन को बदलने का काम किया जाएगा, जिसके कारण जनता का ध्यान को भटकाकर असल मुद्दों से जो है दिशा भूल की जाए। ये तमाम वो बातें जिस वक्त मेन स्ट्रीम की मीडिया में आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फिर एक बार एक नए मसले का खुलासा किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींदों को उड़ा सकता है। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया जो इस वक्त तमाम अखबारों के हेडलाइन में बना हुआ है और उन हेडलाइनों को साझा करने का काम किया गया है। तो देखिए पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन का इस काम करने के तौर तरीकों को लेकर कैसे अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। अखिलेश यादव का कहना है कि झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। तो झूठे एनकाउंटर से प्रशासन का भ्रष्ट रवैया ये साफ तौर पर दिखाई देता है और कोर्ट के अलावा किसी और को सजा देना खुद में एक गुनाह है। अब सजा देने की जब बात आती है, इस सजा देने का काम कहने के न्यायपालिका का है। उसके पहले अगर संभव न होने के बावजूद भी या फिर जानबूझकर ये कहना चाहिए कि अगर एनकाउंटर होता है तो बिल्कुल भी ये बात ठीक नहीं है। इसी बात को कहने का काम अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है पुलिस मुठभेड़ में पैरों में गोली मारने से हाईकोर्ट खफा है। कहा सजा देना न्यायपालिका का काम है। तो पैर में जो गोली मारी गई है, इस पैर में गोली मारने के मसले को लेकर अपराधी के साथ में जो सलूक हुआ है, इसको लेकर न्यायपालिका का ये काम है, ये बात कही गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन सरकार के माध्यम से कहे गए मुताबिक अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहा है। उसका रवैया भी साफ तौर पर उसी तरीके से देखने को मिलता है। यूजीसी का मसला इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तुल पकड़ा हुआ है और देश के अनेकों विश्वविद्यालयों में इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के साथ साथ विरोध जो हुआ है वो विरोध भी कहने के दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ समर्थन जिस तरीके से चल रहा है वो समर्थन भी दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मसले को लेकर कैसे स्टे लगाने का काम किया गया है और उस स्टे के खिलाफ अब लोग आ चुके हैं और इस स्टे के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही तमाम तरीके की तस्वीर देखने को मिली गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये जो तस्वीर आपने देखा है कि किस तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय में
तो गोरखपुर विश्वविद्यालय आपने देखा कि किस तरीके से प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है कि यहाँ पर कि जो छात्र संघ के नेता है उनके साथ पुलिस का ये जो रवैया है, इस रवैये से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से अब गुंडागर्दी पर कहीं न कहीं उतर आया है। और एससी एसटी ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों ने समर्थक जो सवर्णों ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी ने उन्हें शांति से विरोध करने नहीं दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन का ये रवैया है, जो कि आप दलित आदिवासी पिछड़े हैं इनके हक अधिकारों की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आवाज को दबाने का काम किया जाएगा और वही चीजें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जो आपके साथ हम रूबरू कर रहे थे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिनके माध्यम से लगातार उस मसले को लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, जो तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इनको लेकर है। ऐसे में डॉक्टर रोहिणी घावरे के जरिए इस वक्त सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के साथ साथ काफी ज्यादा वो सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। डॉक्टर रोहिणी घावरे ने क्या कुछ कहा है वो आपके साथ साझा करेंगे। और उन्होंने ये महाराष्ट्र में हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से अजित पवार इनका जो प्लेन है वो प्राइवेट जेट क्रैश हो जाता है और प्राइवेट जेट लैंड होने से पहले ही क्रैश होने के बाद अजित पवार की मौत हो जाती है। इसके बाद ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ था कि अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री होने के चलते अब उनका ये पद कौन संभालेगा। और ये अटकलें चल रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही थी कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ये कहने के अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो सकती है। और इसके बाद थोड़ी समय पहले ये खबर निकल कर आती है कि अब वो शाम 5 बजे शपथ ग्रहण करने वाली है। और शपथ ग्रहण के चलते डॉक्टर रोहिणी घावरे ने इस मसले पर कहा है कि पति को खोने का गहरा दर्द एक तरफ और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प दूसरी तरफ, ऐसे मुश्किल वक्त में भी सुनेत्रा पवार जी ने हिम्मत नहीं हारी और महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनकर इतिहास रच दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि संयम, साहस और समर्पण की मिसाल है। तो आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार जो महाराष्ट्र के अब महिला मुख्यमंत्री होंगी, इनके उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर ये प्रतिक्रिया आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर पहली महाराष्ट्र की अगर कोई उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है तो वो सुनेत्रा पवार है, जो कि अजित पवार की पत्नी है। तो ये तमाम वो खबरें इस देश का जो मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं कर रहा था, वो खबरें हम आपके साथ रूबरू कर रहे थे, जिसके चलते आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है इन खबरों को आपके साथ साझा करना, जिसके चलते इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया जिन चीजों को आपसे छुपाना चाहता है उन चीजों को हम आपके साथ बार बार रूबरू करने की कोशिश करते हैं। अब तक आपने जो भी चीजें सुनी है, इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।